Hello law learners. This video is related to Indian Contract Act 1872. मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने की। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ काफ़ी इजी लॉ है क्योंकि हम इसे आराम से अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ एग्रीमेंट और क्या एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, और एक द केस लॉ भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम डेली जो है अपनी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करते हैं। हम अगर ग्रॉसरी बाय करने गए हैं, या हमने ओला कैब बुक करी है, या हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, स्कूल जाते हैं हम, या हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सारी चीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इनमें जो भी एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे इसमें यूज़ होते हैं। तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में के सेक्शन 2H में डेफिनेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, मतलब कि लॉ उसे इन्फोर्स कर देती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ ज़रूरी है कि वो एग्रीमेंट होना चाहिए और उसे लीगल इन्फोर्सेबिलिटी मिली होनी चाहिए बाय लॉ। अगर आप कॉमन यूज़ में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट दोनों ही इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, बट ऐसा नहीं है। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होते हैं। तो अब देखते हैं एग्रीमेंट क्या होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। सेक्शन 2E में डिफाइन है उसकी डेफिनेशन दैट एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है, प्रॉमिस जो भी आपने प्रॉमिस किया है, दो लोगों ने मिलकर जो भी प्रॉमिस किया है, और अगर उसमें कंसिडरेशन है तो वो एक एग्रीमेंट कहलाएगा। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें दो चीज़ एसेंशियल है, जो कि है कि प्रॉमिस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। तो इसको अब हम सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आप शॉप पे गए तो शॉपकीपर आपको अलग अलग ड्रेसेस दिखाता है, और जो शॉपकीपर जो है अलग अलग ड्रेसेस दिखा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो प्रपोज़ल दे रहा है आपको, और जो ड्रेस आपको पसंद आ जाती है और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो विद कंसिडरेशन, वो क्या कहलाता है, वो प्रॉमिस कहलाता है। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट में हम देखेंगे मनी ही जो है कंसिडरेशन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो अब हम इन सब की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले देखते हैं प्रपोजल क्या होता है, जो कि डिफाइन है सेक्शन 2A में। वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि जो शॉपकीपर है वो अलग अलग ड्रेसेस दिखा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी जो है विलिंगनेस को शो कर रहा है कि आप ये वाली ड्रेस ले लो, आप ये वाली ड्रेस ले लो। और इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर हम किसी को रोकते हैं कुछ भी करने से, तो वो भी क्या है, प्रपोजल होता है। एब्सटेन का मतलब होता है रोकना। सेकंड चीज़ है प्रॉमिस। प्रॉमिस जो है वो डिफाइन है सेक्शन 2B में। प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय whom द प्रपोजल इज़ मेड। यहाँ पर मैं टू लिखना भूल गई हूँ। जो भी प्रपोजल है, अगर जिसको भी प्रपोज़ल दिया गया है, अगर वो पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रपोज़ल देता है, जो प्रपोज़ल को बनाता है, वो प्रोमिसार कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसे वो प्रॉमिसी कहलाता है। अब थर्ड चीज़ आती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है, जो कि सेक्शन 2D में डिफाइन है। प्रॉमिस्ड हैज़ डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच एक्ट इज़ कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। कि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो प्रॉमिस बनाए और प्रॉमिस बनाए एक्सेप्ट कैसे हुआ है कि हाँ हम ये वाली ड्रेस जो है वो ले रहे हैं, तो और उसके साथ एक कंसिडरेशन है कि इस ड्रेस के बदले वो क्या देगा, वो मनी देगा, तो इसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। जो भी मनी यहाँ पर दिया गया है, जो भी प्रॉमिस के बदले जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्ट हो रहा है, वो क्या है, वो कंसिडरेशन है। अब लास्ट चीज़ आती है एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जो भी प्रॉमिस है या जो भी सेट ऑफ प्रॉमिस है वो क्या कहलाएंगे, जिसमें मेन चीज़ कंसिडरेशन भी है। मतलब कि प्रॉमिस हो गया है
किसके साथ, कंसिडरेशन के साथ, वो क्या कहलाएगा, वो एग्रीमेंट कहलाएगा। तो ये सारे क्या है, ये सारे एक तरह से एसेंशियल भी हैं और पार्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट के, कि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये सब चीज़ें होंगी ही। और जब वो एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्स हो जाता है बाय लॉ, तो वो क्या बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब हम देखेंगे एसेंशियल, मतलब मेन एसेंशियल क्या है कॉन्ट्रैक्ट के। ये सब तो एक तरह से पार्ट हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैसे कैसे बनेगा, और भी जो चीज़ें हैं वो क्या ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो अब हम देखेंगे। तो हम देखते हैं एसेंशियल क्या है कॉन्ट्रैक्ट के। ये एसेंशियल जो है सेक्शन 10 में डिफाइंड है। सेक्शन 10 बताता है कि कब जो है एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसमें पहली चीज़ है फ्री कंसेंट। जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। ये डिफाइन है सेक्शन 13 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इसमें बोला गया है कि जो कंसेंट है वो किसी भी कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस्टेकन ऑफ फैक्ट्स, मतलब इसमें 3-4 चीज़ें और हैं, वो हम आगे कभी पढ़ेंगे, नहीं होनी चाहिए। कंसेंट जो है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, किसी भी दबाव में नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़। जो पार्टी इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट में वो कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, मतलब उनकी एज जो है वो मेजर होनी चाहिए। नहीं आप किसी भी बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। पर्सन जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, जब भी तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। अगर वो अनसाउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आगे फुलफ़िल हो ही नहीं पाएगा। तीसरी चीज़ है कि नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ, देखिए लॉ ने जो है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं कर रखा होना चाहिए वो पर्सन की, इसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, ऐसा नहीं है आप प्रपोजल के बदले कुछ भी ले रहे हो। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन जो है वो मनी ही होता है। बहुत बार कुछ सर्विसेज भी होती हैं, मतलब कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोलती है कि मैं ये काम करूँगा, आप ये काम कर देना। तो सर्विसेज भी हो सकती है, लेकिन मेनली जो है कंसिडरेशन वो मनी से नापा जाता है। अब फोर्थ चीज़ है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब लॉ के मतलब लॉ में वो चीज़ वॉइड नहीं होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली हम मूवी में देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, जो आप खुद सोचो, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या ये? क्या प्रोमिसार कल कोर्ट में जाके बोल सकता है कि मैंने इसे मारने के लिए पैसे दिए थे, इसने तो मारा नहीं, अब मेरे पैसे वापस करवाओ या फिर डैमेजेस वो क्लेम कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होना चाहिए, ये नहीं आप कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो। अब हम 2 केस लॉ देख लेते हैं। पहला है तरसेम सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह। इसमें क्या बोला गया था, एवरी एग्रीमेंट हैज़ नॉट टू बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी बायलैटरल। मतलब कि जो भी एग्रीमेंट है ज़रूरी नहीं वो रिटन फॉर्म में हो। अब हम डेली जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो रिटन फॉर्म में थोड़ी होते हैं, और वो जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बायलैटरल होना चाहिए, मतलब 2 पर्सन्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब सेकंड केस है बेलफोर वर्सेस वेलफोर। इसमें क्या हुआ था, मिस्टर बेलफोर जो थे उन्होंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वो कुछ पैसे जो हैं हर महीने देंगे। अब बाद में किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं दे पाए, फेल हो गए देने के लिए। तो मिसेस बेलफोर ने क्या किया, वो कोर्ट में पहुंच गई। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जब वो कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट का डिसीज़न आया, तो उन्होंने बोला कोई भी जो है लीगल इंटेंशन नहीं था यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, तो उनको कोई भी जो है डैमेजेस वो क्लेम नहीं कर सकती। तो बेलफोर वर्सेस वेलफोर केस में क्या बोला गया था, टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट लीगल बाइंडिंग ऑफ एग्रीमेंट शुड बी देयर। मतलब कोई लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कोई भी किसी को किसी भी चीज़ का प्रॉमिस कर रहा है तो वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ तो आप सीधा कोर्ट में पहुंच जाओ, नहीं, लीगल बाइंडिंग होना चाहिए। तो हमने वीडियो में देखा कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, और एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और 2 केस लॉ भी पढ़े। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो दोबारा वीडियो देख लो या बेयर एक्ट की रीडिंग लगा लो। वैसे तो सब कुछ इजी है, कॉन्सेप्ट आराम से समझ आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।